हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। चलिए तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो कि आपका 10th चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है चुंबकीय फ्लक्स, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है बच्चों कि अगर कोई सरफेस यानी कोई सतह को हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखें, यानी जैसे मान लीजिए कि कोई सरफेस है और इस सरफेस को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया गया है। मतलब कोई चुंबकीय क्षेत्र है और उस चुंबकीय क्षेत्र में इस सरफेस को हम ले जाकर के रख दें, तो क्या होगा? इस चुंबकीय क्षेत्र से इस तल से कुछ बल रेखाएं ऐसे गुजरने लगेंगी, गुजरेगी ना? ठीक है, इस तरह से कुछ बल रेखाएं इसको पास करेंगी। ठीक, तो अब अगर मान लेते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र है बी और इस तल का क्षेत्रफल है ए। ठीक है, तो बच्चों यहां पर इस तल से लंबवत यानी परपेंडिकुलरली जो चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, यानी इसको चीरते हुए इसको पार कर रही हैं, उन बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी अगर किसी तल को किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम रख दें तो उस तल से लंबवत यानी परपेंडिकुलरली जो बल रेखाएं गुजरेंगी, उन बल रेखाओं की संख्या को हम तल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो बच्चों ये तो हो गई साधारण सी बात समझने के लिए। तो अगर इसको हम साइंटिफिकली देखें कि साइंटिफिकली चुंबकीय फ्लक्स क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स यहां पर किसी तल का जो आपका एरिया वेक्टर आप जानते हैं ना, एरिया वेक्टर जो किसी तल के लंबवत होता है, ए वेक्टर। ठीक, और चुंबकीय क्षेत्र, एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र का जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट उस तल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। यानी किसी तल का एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उससे तल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, और इसे हम फाई बी से डिनोट करते हैं। इससे पहले आप इसी टर्म को फाई ई के रूप में जान चुके हैं वैद्युत फ्लक्स में। ठीक है, वहां पर वैद्युत फ्लक्स के बारे में आपने पढ़ा था, यहां पर हम लोग चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसको हम इसीलिए फाई बी से डिनोट करते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है? चुंबकीय क्षेत्र और तल के क्षेत्रफल यानी एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। अब इसी तरह से यहां पर आप देखिए कि अगर मान लीजिए कि कोई सरफेस है और इस सरफेस का एरिया वेक्टर ये है और इस तल को चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा गया है और इससे कुछ बल रेखाएं जो हैं वो इस तरह से गुजर रही हैं एरिया वेक्टर से थीटा एंगल पर। यानी जो एरिया वेक्टर से इसका एंगल है दैट इज थीटा एंगल, यानी परपेंडिकुलर न जाकर के एरिया वेक्टर से थीटा एंगल पर गुजर रही है।
तो अब यहां पर आप देखोगे कि जो फ्लक्स, अब देखो इस ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो थीटा एंगल की तरफ होगा जो कि बच्चों क्या हो जाएगा b cos थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो थीटा एंगल की तरफ जो इसका कंपोनेंट होगा वो b cos थीटा होगा, और जिसको ये नहीं आता जाके अपनी भैंस चराए। यहां पर दूसरा जो इसका कंपोनेंट बनेगा वो इधर की तरफ होगा जो कि होगा b sin थीटा। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपका फ्लक्स है वो किस कंपोनेंट के कारण होगा, b cos थीटा के कारण, क्योंकि ये कंपोनेंट जो है एरिया वेक्टर के लॉन्ग है। ठीक है ना, हम क्या लेते हैं, कौन सा कंपोनेंट, जो बल रेखाएं जो एरिया वेक्टर के लॉन्ग होती हैं वही तो फ्लक्स बनाती हैं। ये जो b sin थीटा कंपोनेंट है ये तो इस सरफेस को टच करते हुए जा रहा है, पास करते हुए नहीं जा रहा है। तो यहां पर b cos थीटा जो है वो फ्लक्स के लिए कंपोनेंट है। तो यहां पर अब हम ये कौन सा कंपोनेंट लेंगे, b cos थीटा। तो यानी phi b जो हो गया वो क्या हुआ, b cos थीटा और इंटू a, यानी b a cos थीटा हुआ ना, b a cos थीटा, phi b इज इक्वल टू b a cos थीटा। और ये हम वैसे भी आप जानते हैं कि b डॉट a क्या होता है, b a cos थीटा होता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, a और b का डॉट प्रोडक्ट a b cos थीटा होता है। यहां पर इस बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये हो गया b a cos थीटा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है चूंकि फ्लक्स निकालने के लिए, और ये भी। ठीक है, बात में। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसके मात्रक की। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, वेबर है। और इसी के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है B बराबर phi b अपॉन a, यानी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यानी चुंबकीय क्षेत्र का यहां से मात्रक एक मिलता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हो गई ना। तो चुंबकीय फ्लक्स समझ में आया कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, कि किसी तल को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर तल से गुजरने वाली बल रेखाओं की जो संख्या है वो क्या कहलाती है, लंबवत, लेकिन लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। अगर ये तल किसी b चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो तल के क्षेत्रफल यानी एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वही तल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स होता है, और इसको हम b a cos थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। तो सन 1815 में 1815 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने यह सिद्ध किया कि किसी भी कुंडली यानी कोई कॉइल है, उस कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में अगर हम बदलाव करें, यानी किसी तरह से अगर हम चुंबकीय फ्लक्स का मान बदल दें, यानी ऐसा कुछ हो जाए जिससे उससे गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स यानी बल रेखाओं की संख्या बदलती रहे, तो उन्होंने देखा कि कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और अगर कुंडली बंद है, कुंडली जो है वो क्लोज्ड है, तो उसमें धारा भी प्रवाहित होने लगती है। और इस जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इस विद्युत वाहक बल को नाम दिया गया प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल। और जो धारा उत्पन्न होती है उसे हम प्रेरित धारा कहते हैं, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि अगर हम किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में बदलाव कर दें, यानी चुंबकीय फ्लक्स बदलता रहे, तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और धारा प्रवाहित होने लगती है। और इस विद्युत वाहक बल को हम प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा कहते हैं। और यानी किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में बदलाव करने से उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाने
और प्रेरित धारा यानी धारा प्रवाहित होने की जो ये घटना होती है, इसी को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसको फैराडे ने एक प्रयोग के द्वारा देखा। उन्होंने एक कॉइल लिया, इस तरह से एक कॉइल उन्होंने लिया और इस कॉइल को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया और एक मैग्नेट लिया और उस मैग्नेट को तेजी से इसके पास और दूर लेकर के गए। तो उन्होंने देखा क्या कि जब हम इसको पास और दूर ले जा रहे हैं तो जिसके कारण यहां गैल्वेनोमीटर की जो सुई है उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। यानी डिफ्लेक्शन दिखाई देने का मतलब क्या है कि यहां करंट जनरेट हो रहा है, ठीक है, यहां पर करंट बन रहा है। तो इसका मतलब उन्होंने इससे क्या बताया कि जब हम यहां पर इस चुंबक को इसके पास और दूर ले जाते हैं तो पास लाने पर इसकी बल रेखाओं की, इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या जो है वो बढ़ जाती है और जब हम दूर ले जाते हैं तो इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या कम हो जाती है, जिसके कारण चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या मतलब क्या? चुंबकीय फ्लक्स। इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है? बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, चेंजेस आते हैं और उस चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और धारा प्रवाहित होने लगती है। और इसी सिद्धांत से इन्होंने निर्माण किया जनरेटर का। जो आप जनरेटर की उत्पत्ति देखते हैं वो इसी सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है। विद्युत चरित्र जो है इसी सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है और उसी ये एक चमत्कारिक प्रयोग था कि केवल फ्लक्स परिवर्तन करके हम इलेक्ट्रिक जनरेट कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं और तभी से विद्युत सस्ती हुई, वरना विद्युत बहुत पहले बहुत महंगी थी, बिजली बहुत महंगी मिलती थी। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से करंट को जनरेट किया जाने लगा, यानी करंट बनाया जाने लगा और कहीं पर भी, चाहे वो जल विद्युत हो या जो है परमाणु ऊर्जा से विद्युत बने, कहीं से भी विद्युत बनती है, यही सिद्धांत कार्य करता है। वहां पर एक टरबाइन होता है जिसको घुमाया जाता है और घुमाने से फ्लक्स पर चेंजेस होते हैं और करंट जनरेट होता है। तो सिद्धांत यही फैराडे का सिद्धांत ही कार्य करता है। तो बात समझ में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस पर आधारित एक नियम की, जो कि है लेंज का नियम। लेंज का नियम। प्रसिद्ध वैज्ञानिक लेंज ने बताया कि जब हम किसी चालक यानी किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में बदलाव करते हैं तो उसमें प्रेरित धारा जो उत्पन्न होती है या जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसकी दिशा सदैव ऐसी होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न हुई है। मतलब समझो कि जिस वजह से प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है वो उसी कारण का विरोध करने लगती है। अब देखो यहां पर हम सोचने वाली बात है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा किस कारण से उत्पन्न हुई है? तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ही तो हुई है। तो यानी ये धारा की जो दिशा होगी वो इस तरह की होगी कि वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करेगी। यानी अगर फ्लक्स का मान बढ़ रहा है, फ्लक्स का मान बढ़ रहा है तो धारा की दिशा ऐसी हो जाएगी कि वो फ्लक्स के मान को घटाने का प्रयास करेगी। या और अगर फ्लक्स का मान घट रहा है तो धारा की दिशा ऐसी होगी कि वो फ्लक्स के मान को बढ़ाने की कोशिश करेगी। और उन्होंने देखा कि जब हम किसी चुंबक के नॉर्थ पोल को यहां पर इसके पास लाते हैं तो धारा की दिशा कुछ ऐसी हो जाती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज धारा बहने लगती है इस तरह से। इस तरह से अब ये एंटी क्लॉकवाइज धारा बहती है तो इसके कारण इस सिरे पर नॉर्थ पोल जनरेट हो जाता है। अब ये नॉर्थ पोल जनरेट होने से नॉर्थ पोल को क्या करेगा? रिपेल करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहां पर ये इसको रिपेल करने लगता है। यानी अब देखो जब ये इसके पास आ रहा है तो ये चुंबकीय फ्लक्स में इसमें वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो ये क्या करता है? धारा की दिशा ऐसी हो जाती है कि चुंबकीय फ्लक्स को कम करने का प्रयास करता है, इसको दूर करने लगता है।
और तब ये दूर की ओर जाने लगता है। अब ये जब इसको ये दूर जाने लगता है, यहां पर धारा की दिशा तुरंत चेंज हो जाती है और क्लॉकवाइज हो जाती है, यानी यहां पर साउथ पोल जनरेट हो जाता है और साउथ पोल जनरेट होने से ये इसको अट्रैक्ट करने लगते हैं, यानी जब चुंबकीय फ्लक्स का मान घट रहा है तो वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर जो कि अब इसके कारण यहां पर कुछ इस बल के विरोध में कुछ कार्य करना पड़ता है। भाई जब यहां पर अतिरिक्त ऐसा बल लग रहा है जो उसको हटाने का प्रयास कर रहा है, तो उसके विरोध में कुछ कार्य करना पड़ता है और यही कार्य हमें वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। जो यहाँ पर फिजिकल वर्क हम करेंगे, जो मैकेनिकल वर्क करेंगे, वो यहाँ पर हमें वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आपने पढ़ा है, तो ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, तो जो कार्य करेंगे वो ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो लेंज का नियम क्या है कि किसी अगर कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में बदलाव किया जाता है तो उसमें उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न हुई है। और वो कारण क्या है? फ्लक्स में परिवर्तन, यानी वो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है। अगर चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ रहा है तो उसको घटाने का प्रयास करती है, अगर वो उसका चुंबकीय फ्लक्स का मान घट रहा है तो उसको बढ़ाने का प्रयास करती है और इसकी जो दिशा होती है वो इसी प्रकार की रहती है कि वो उसका विरोध करने लगे। ठीक है बच्चों, तो आज छोटा सा ही वीडियो इसका हमने इंट्रोडक्शन बनाया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के बारे में डिस्कस करेंगे और भी कुछ अन्य टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे।